अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और हम मौजूद हैं, आपको मालूम ही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो आजकल ख़बरों का मरकज़ बनी हुई है। एक बड़ी खबर आपसे कुछ देर कबल आई है। गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम ही है, इमरान खान साहब को साइफ़र केस में सज़ा सुनाई गई थी और आज उसका तफसीली फ़ैसला आ चुका है और उस तफसीली फ़ैसले में भी कुछ अहम बातें सामने आई हैं और कुछ नई बातें, मुनफरिद बातें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि साइफ़र की वजह से पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, बिलख़ुसूस अमरीका के साथ, वो ख़राब हुए हैं। मईशत पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है और भी कुछ बातें हैं। वसीम मलिक साहब, क्या आपने पढ़ा है कुछ चीदा बातें जो आपके जहन में इस वक्त आ रही हों? देखिए, जब उसके अगर फ़ैसला आप पढ़ें तो मुझे जो बज़ाहिर लगा, हम कोर्ट्स कवर करते हैं तो जब हम फ़ैसला पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। तो मुझे ऐसे समझ आ रहा था कि जैसे इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो अमेरिका है। अच्छा, वो जिस तरह उन्होंने वो सारा फ़ैसला लिखा है। और फिर आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो साइफ़र है उसमें जज साहब लिखते हैं कि दुश्मन ममालिक ने फ़ायदा उठाया है साइफ़र का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही केस हुआ। इसी बात पे बड़े मुदल्लल ज़मानत का केस था, बड़े मुदल्लल दलाइल हुए। जी हाँ, 22 दिसंबर 2023 को। और जो प्रोसिक्यूटर साहब थे वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने जजमेंट में ही लिखा कि जी बादियों नज़र में ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5(3) की जो क्लास बी है, जिसके अंडर ही इस सारे केस को डील किया जा रहा था, और जो इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम था, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उस साइफ़र को डिस्क्लोज़ करने से हमारे जो एनिमी स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचा है, तो बादियों नज़र में उसके कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी जजमेंट में ये करार दे दिया और उन्होंने वो करार भी जो प्रोसिक्यूटर साहब थे जो उनके दलाइल से लिया। बड़े तफसीली दलाइल हुए, आप भी उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। मगर अब ये जो 77 सफ़ात का फ़ैसला सामने आया है, उसमें जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब, उनको ये नज़र आ गया जी कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने फ़ायदा लिया है। अच्छा, उनको ये भी नज़र नाम भी लिखा है ममालिक का? कोई किसी मुल्क का नाम नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि जी इससे हमारे जो सिफारती ताल्लुकात थे वो भी ख़राब हुए और इससे हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। और फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा जी कि जो साइफ़र है उसे डिस्क्लोज़ करने से पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो ये अब वो शायद डॉलर का जो उतार चढ़ाव है उसको बुनियाद बनाकर, लेकिन अगर देखिए, अगर ये सारी बातें दुरुस्त थीं तो फिर हमने भी देखा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार नहीं हुए थे, अगर अमेरिका से ही चलें, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अमेरिका से ही हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे उस साइफ़र को डिस्क्लोज़ करने के बाद, तो जब वो साइफ़र डिस्क्लोज़ किया गया, चलें मान लेते हैं कि अगर वो साइफ़र था और वाकई वो डिस्क्लोज़ किया गया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस आज़म खान साहब ने फिर जो अदालत में जाकर बयान दिया, 164 का स्टेटमेंट दिया, उससे भी ये चीज़ वाज़ेह नहीं होती। लेकिन फ़ैसले के मुताबिक अगर मान भी लिया जाए तो जब ये 27 मार्च को 2022 को ये जलसे में लहराया गया था ये कागज़ का टुकड़ा, उस वक्त तक तो हमारे अमेरिका में जो अमेरिका को कोई सफ़ीर है वो पाकिस्तान में तैनात नहीं था। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। फिर हमने देखा कि उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, अमेरिकी सफ़ीर यहाँ पर आए। अमेरिकी सफ़ीर जो थे वो गुडविल जेस्चर के तहत हमने देखा कि हाँ जी, वो कराची से लेकर गवादर से लेकर हमारे आज़ाद कश्मीर, जीबी, पता नहीं कहाँ कहाँ तक गए, उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकातें थीं, वो जो गुडविल जेस्चर हमें नज़र आ रहा था। और गिरफ़्तारी से पहले, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी से पहले ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उनसे मुलाकातें होती रही हैं। तो अब जो फैक्ट्स हैं केस के वो कुछ और हैं, जज साहब जो जजमेंट में लिख रहे हैं वो कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं एक मिनट में बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच था, कायम मकाम उस वक्त चीफ जस्टिस से सरदार तारिक मसूद साहब बेंच में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, तीनों जजेस ने मुतफ़िका तौर पर यह बात कही थी कि साइफ़र जब इमरान खान साहब तक पहुंचा है तो उसको आप साइफ़र नहीं कह सकते क्योंकि वो डी कोड हो चुका था। डी कोड होने से पहले जो दस्तावेज़ होता है उसको आप, या कोडेड दस्तावेज़ को आप साइफ़र कह सकते हैं। तो ये तो पूरी बेस ही गलत है इस पूरे केस की। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो उसको उड़ा कर रख दिया था उस रोज़ एक प्रिलिमिनरी सी प्रोसीडिंग के अंदर, जब ज़मानत का मुकदमा था, मेरिट्स पर भी अदालत नहीं देख रही थी केस को, बावजूद इसके जो आर्ग्यूमेंट्स लिए जा रहे थे प्रोसिक्यूटर की जानिब से, क्योंकि ज़मानत का मुकदमा भी उनका इतना कमज़ोर था कि उन्हें मेरिट्स पर बात करना पड़ी और इवेंचुअली वहाँ पर भी उनको मायूसी हुई। तो कल सलमान सफदर साहब ने ये बात कही है कि 10 साल की जो सज़ा है ये 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उनकी बात को सेकंड करूँगा। प्रोसीजरल लैप्सेस इतने ज़्यादा हैं इस केस के अंदर कि मेरिट्स पर जाए बगैर ही
हाई कोर्ट अगर इस पर सुनती है केस को तो मुमकिन तौर पर इसको उड़ा कर रख देगी और इवेंचुअली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लैंड भी नहीं करेगा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। बहरहाल वक्ती तौर पर जो फ़ायदा होना था वो हो चुका है। इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाना मकसूद था, वो मकसद हासिल हो चुका है और न सिर्फ साइफ़र केस के अंदर बल्कि तोशाखाना केस में भी उनको और उनकी अहलिया को 14-14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब एक और कॉन्स्पिरेसी ने जन्म लिया है गुज़िश्ता रात से। बुशरा बीबी को जो उनके घर बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया गया है, उस पर अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब ने NRO मांगा है अपनी बीवी के लिए, और मांगा है तो किस बात पे NRO मांगा है कि मेरी बीवी को बस हाउस अरेस्ट करें, उसको जेल में ना लेकर जाएं। अब काफ़ी मुज़क्का खेज़ किस्म की बातें हो रही हैं बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर, और बदकिस्मती के साथ हमारे सहाफ़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो काफ़ी अफसोसनाक है। वसीम मलिक साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या इमरान खान साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट पुट की गई थी या बुशरा बीबी की तरफ से ये रिक्वेस्ट पुट की गई थी? क्योंकि फॉर्मली तो हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। देखिए, जो मेरे पास कुछ इतलात हैं, कल बुशरा बीबी साहिबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई हैं उससे कबल वो कहीं और गई थी। अच्छा। उनकी एक मुलाकात हुई थी और उन मुलाकात में उनको नाश्ता भी करवाया गया और बाकायदा फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जब वो फैसला सुनाया गया तो फिर वो अडियाला जेल पहुँची। तो मुमकिन तौर पर अगर कोई पैगाम रसानी थी तो वो फिर इमरान खान की जानिब से इनिशिएट नहीं की गई। जो मेरी इतलात हैं कि वो अगर बुशरा बीबी वहाँ पहुँचने से पहले कहीं और एक मुलाकात करती हैं तो उस मुलाकात में फिर पैगाम रसानी किसी दूसरी जानिब से हुई होगी। अगर इमरान खान साहब ने वो माना या नहीं माना वो एक अलग बात है। मगर जो दूसरा अहम मामला वो ये भी है कि हमने देखा कि बुशरा बीबी की कल गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। वो मगरिब तक वो वहाँ पर जेल में मौजूद रही थी और जेल मैनुअल भी यही कहते हैं कि अगर एक शख्स कोई मुलाकाती भी वहाँ पर जाता है और मगरिब का वक्त हो जाता है तो जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर वो उस मुलाकाती को भी वो रात जेल में गुजारनी पड़ती है। तो उस वक्त तक फैसला भी नहीं आया था और जो मेरी इतलात हैं वो ये भी हैं कि इमरान खान के सामने बुशरा बेगम को गिरफ़्तार करके वहाँ अडियाला जेल में भी नहीं रखा। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं रखना चाहिए और फिर ये उस वक्त ये फ़ैसला हुआ निगरान हुकूमत की जानिब से कि जो उनका बनीगाला का घर है उसे सब जेल करार दे के वहाँ हाउस अरेस्ट करना है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ आती है, देखिए मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कुछ लोग कहते हैं जी कि वो जेल में बैठकर डील की भीख मांग रहा है और कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि वो नहीं टूट रहा, वो डट के खड़ा है और वो आज भी खड़ा है। मेरा बुनियादी नुक्ता यही था पहले दिन से कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से कबल हमने गुज़श्ता 2 सालों में देखा कि जिस कदर वो बुशरा बीबी के मामले पर हसास थे, वो सेंसिटिव हो जाते थे और वो अपने जो जज्बात हैं उन पर काबू नहीं रख पाते थे और जिसका खुमियाजा भी उन्होंने भुगता। बड़े सख्त बयानात भी दिए। आप अगर याद करें जिस दिन इमरान खान साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे 9 मई की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले दिन गए। अगले दिन जब वो वापस जमान पार्क पहुंचे तो उन्होंने सबसे ख़तरनाक खिताब किया था और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो बुशरा बेगम साहिबा थी, क्योंकि उन्हें बताया गया कि बुशरा बेगम को भी इस सारे मरहले में गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये एक नेचुरल फिनोमेना है ना। देखें, मुझे अगर कोई बंदा कोई सख्त बात कहेगा तो शायद मैं उसको पी जाऊँ या उसको रिस्पॉन्ड थोड़े दूसरे या नर्म लहजे में करूँ, लेकिन अगर कोई मेरे घर वालों की बात करेगा, पर्सनल होगा, तो फिर रिएक्शन तो सख्त होगा। एग्जैक्टली। तो मेरा बताना ये मकसूद था कि ये मैसेजिंग देना चाह रहे थे, ये मैसेजिंग देना मकसूद थी इमरान खान को कि देखिए अगर बुशरा बीबी को हमने गिरफ़्तार नहीं किया या अगर बुशरा बीबी को हमने हाउस अरेस्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि बुशरा बीबी कहीं ना कहीं हमारी तरफ इंक्लाइंड हैं या उनकी हमारे साथ कोई बातचीत चल रही है या बुशरा बेगम को उस सतह पर डील नहीं किया जा रहा जिस सतह पर इमरान खान को किया जा रहा है। तो मुझे मेरी इतलात भी है और एनालिसिस भी है कि इमरान खान साहब को शायद दिमागी तौर पर वो ये पैगाम देना चाहते हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं, तो उस वजह से ये सब कुछ किया गया। लेकिन उसमें भी अब ये फंस गए हैं जो मेरी नज़र है। देखिए, आपने बुशरा बेगम को अगर अडियाला जेल की बजाय बनीगाला हाउस अरेस्ट किया, उसकी बुनियादी वजह आप ये बता रहे हैं कि जी मामला ये है कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अडियाला जेल में, तो उसी अडियाला जेल में एक साबिक वज़ीर आज़म भी मौजूद है, एक साबिक वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद है। तो क्या उन दोनों को थ्रेट्स नहीं हैं और एक साबिक खातून अव्वल को थ्रेट्स हैं? तो ये अपने हर किए जाने वाले काम के बाद खुद ही फंस जाते हैं। तो अब इस पर बातचीत होना शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक है। वसीम मलिक साहब ने बड़ी डिटेल में कुछ हमें इनसाइट भी दी है जिससे मैं भी काफ़ी बेखबर था। अब आते हैं जो हमारा असल टॉपिक है आज की इस वीडियो का। मैंने वसीम मलिक साहब को दावत बेसिकली इसी के लिए दी थी। इनको एक नोटिस मौसूल हुआ है इनके मुल्तान वाले घर पर, जहाँ पर इनका आबाई घर है और ये ख़ुद यहाँ पर इस्लामाबाद में होते हैं। नोटिस JIT की जानिब से उनको भेजा गया, उस JIT की जानिब से जिस JIT को टास्क दिया गया है हमारे मोअज़्ज़िज़ जनाब हज़रत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर तनकीद करने वाले जो सहाफ़ी हैं या जो शहरी हैं या सियासतदान हैं, इवन उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी की जाए, उनको उनके नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएँ और उनको नोटिस भेजे जाएँ। हमने पहले देखा कि कुल 47 सहाफ़ियों के कुल 65 लोगों की फ़हरिस्त हमारे सामने आई
और उसमें 47 सहाफ़ी बताए गए और उन 47 सहाफ़ियों में से 7 या 8 सहाफ़ियों को नोटिस जो हैं वो भी उनके व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होने लगे, बाकियों के नोटिस उनको ताहाल मौसूल भी नहीं हुए। मगर कुछ ऐसे भी सहाफ़ी हैं जिनका नाम उस फ़हरिस्त में नहीं है जो पब्लिक की गई, मगर उनको भी उनके आबाई घरों में नोटिस मिल रहे हैं और उनमें से एक हैं वसीम मलिक, हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। अब ख़बर ये नहीं है कि इनका नाम उस फ़हरिस्त में नहीं है और इनको नोटिस मिल चुका है। ख़बर ये है कि उस नोटिस में जो इल्ज़ामात इन पर आयद किए गए हैं वो बड़े ही हैरान कुन हैं और शर्मनाक हैं। और एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए आपने अगर उसकी आवाज़ को दबाना है या आपको उसके डाइसेंट से, अगर आपको डाइसेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर इस हद दर्जा के वो पर्सनल अटैक्स करें कि वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई मैंने जुर्म क्या किया है, सिवाय एक के कि मैंने काज़ी वक्त पर थोड़ी सी तनकीद की है, उसके अदालती रवैये पर, उसके अदालती फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया। और जो इसका एक हक़ है बतौर सहाफ़ी और एक आम शहरी का भी ये हक़ होता है कि किसी भी अदालती फ़ैसले पर तनकीद कर सके, हत्ता कि जजेस पर तनकीद करने का हमें पूरा हक़ है, हमें आइन हक़ देता है ये, और हर शहरी को ये हक़ मिलता है क्योंकि ये शहरियों के ही पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। वसीम मलिक साहब, मुझे पहले तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि नोटिस आपको कैसे मिला, आपको कैसे उसकी इत्तला मिली और फिर उस नोटिस के अंदर जो इल्ज़ामात हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, मेरे पास इतलात तो ये थी कि वो जो JIT ने कोई लिस्ट बनाई है उसमें मेरा नाम भी है, मगर फिर हमने देखा कि जो 27 जनवरी का गालबन दिन था जब बाकी सारे सहाफ़ियों को नोटिस मौसूल हुए, तो उसमें मुझे ना तो कोई नोटिस मौसूल हुआ और ना ही कहीं मेरा नाम सुना गया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि अगर मेरा एड्रेस मुल्तान का है तो शायद मुझे वहाँ नोटिस मिलेगा। फिर 30 तारीख आती है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी उसी दिन लगा होता है। 30 तारीख की सुबह 9 बजे मेरे घर नोटिस मौसूल होता है और डेडलाइन होती है दिन 12 बजे की, यानी 3 घंटे कबल, और मैं यहाँ इस्लामाबाद में होता हूँ। और अगर वो उस दिन नोटिस कैंसिल ना होते या इलेक्शन के बाद तक, मुल्तान में आपको कहा है कि 12 बजे पहुँचे, 9 बजे आपको पता, हाँ 3 घंटे की मुझे डेडलाइन दी गई है कि 3 घंटे में आप पहुँचें। तो बहरहाल वो खैर तो हिरासा करने बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद मेरे लिए वो भी हैरान को नहीं था कि क्योंकि मुझे पता था कि अगर JIT में मेरा नाम है तो मुझे नोटिस आना है, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं कुछ लम्हे के लिए परेशान ज़रूर हुआ, और वो परेशानी की वजह ये है कि जब मैंने उसमें एलिगेशंस देखे तो सबसे पहला एलिगेशन वहाँ है हेट स्पीच का, ठीक है। दूसरा एलिगेशन है डेफोमेशन का, फिर है ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट, स्टॉकिंग, इलीगल सिम्स, स्टॉकिंग का भी है, ठीक है, इलीगल सिम्स का भी है और फाइनेंशियल फ्रॉड्स का भी है। अच्छा, अब ये सारे जब मैंने देखे ना, रेप और मर्डर और हाई ट्रीजन, ये खैर ये मुझे तमगे उन्होंने नहीं दिए, बाकी जितना भी मेरे ख्याल में पीका एक्ट के तहत जितने भी इल्ज़ामात थे वो उन्होंने मेरे नोटिस में लिख कर मुझे मौसूल करवा दिए हैं। तो मैं सबसे पहले तो मुझे नहीं लगा कि मुझे था कि अगर अदलिया मुखालिफ कैंपेन के ऊपर मुझे नोटिस आता तो बाकी जैसे सहाफ़ियों के नोटिस में लिखा हुआ है कि जी मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान जुडिशरी, तो यही होता। मैं कुछ लम्हे के लिए मेरा ये ख्याल था कि मुमकिन है कि किसी प्राइवेट पर्सन ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की हो। मैं फिर आपने कुछ और रंग भी तो नहीं लगाया? देखिए, वो फिर पता नहीं क्या क्या इंसान सोचता भी है और अपने माजी को भी खंगोलता है। तो बहरहाल वो फिर मैंने देखा, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो जो कंप्लेनेंट है वो स्टेट है। मुझे फिर लगता है कि नहीं यार, ये कैसे हो सकता है कि स्टेट को मुझसे मसला है कि मैं स्टॉकर हूँ, स्टेट को मुझसे मसला है कि मैं ब्लैकमेलर हूँ, हरासा करता हूँ। काजी साहब को तो स्टॉक नहीं करते। ये अब वो लिखें कि मैंने काजी साहब को कैसे स्टॉक किया, काजी साहब को कभी होता है ब्लैकमेल भी किया, फ़ोन पे रब्ता करने की कोशिश की हो, उनको मैसेजेस करते हो, मुमकिन है कि उनके मुश्किल दे के फ़ोन बंद कर देते हो, वो टीवी भी नहीं देखते, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल नहीं करते, मुमकिन है उनका कोई अकाउंट ऐसा हो जो मुझे ना पता हो कि ये काजी साहब का अकाउंट है और मैं वहाँ पर उस DM में घुसा हूँ और मैंने कुछ गलत बात कर दी हो, तो मुझे अगर पता होता तो मैं ये जुर्रत ना करता। कैसे करते हैं ये ज़रा वही ना देखें। अब मुमकिन है कि जजेस मेरी इन तनकीद से ब्लैकमेल भी हुए हों, हरासा भी हुए हों, और फिर हेट स्पीच भी मैंने की हो, डेफोमेशन भी हो। बहरहाल ये सारी मेरी समझ से बालातर थे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कुछ राब्ते किए कि यार पूछूं तो सही कि ये किस जुर्म में या असल मसला क्या है। तो फिर मुझे बताया गया इदारे के अंदर से। पूछना चाह रहे थे कि असल सोर्स क्या है, कि कहाँ से ये मुझे नोटिस आया है, कौन मेरे खिलाफ शिकायत कुनंदा है। ऐसा ही है। तो मुझे फिर मालूम करने पर पता भी चला, वो ये था कि जी ये वही जो बाकी JIT ने जो नाम उसमें लिखे थे और जो लोग उनमें चुने गए थे और जिनको FIA ने नोटिस भेजा था और इसी जुडिशरी वाले मामले पे भेजा था, तो मेरा नोटिस भी उन्हीं में से एक है। तो फिर मुझे पता चला। लेकिन ये फ़र्क है ना सर, मुझे जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ नोटिस को देखा है, उनमें तो इस तरह के किसी इल्ज़ाम का कोई जिक्र ही नहीं है।
आपको जो मिल रहा है खैर बड़ा अफसोसनाक है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि हमें तो सबसे पहले ये होता है कि घर वालों को अगर इस तरह की खबर मिले तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको अपना रिएक्शन बता देता हूँ, फिर घर वालों का। जब मैंने वो सारा लिस्ट का एलिगेशंस पढ़े ना, और उसमें मैंने देखा कि ये जो मुद्दई है इस मामले में वो मेरी प्यारी रियासत है, तो मैं कुछ लम्हे के लिए सोचा, हाँ कुछ लम्हे के लिए मैंने सोचा कि ये सवाल भी किया ख़ुद से भी कि भला कोई अपने उशाक से ऐसे भी करता है, तो रियासत अगर हमारे खिलाफ और जिस रियासत से हमें मोहब्बत हो, बहरहाल ये सारी चीज़ें ऐसे फेस करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगर ये सारे इल्ज़ामात साबित हों और अगर मैं वाकई मुजरिम हूँ तो मुझे सख्त से सख्त कड़ी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन ये इल्ज़ामात साबित ही करने पड़ेंगे। ये सिर्फ लिख कर और आप किसी साफ़ी को हरासा नहीं कर सकते। हमारा तनकीद करना, जायज़ तनकीद करना, ना तो हमने कभी तज़हीक की है और ना आंदा करेंगे, बल्कि तज़हीक की हमने हमेशा ही जो हौसला शिकनी की है, मज़म्मत भी की है। तो बहरहाल घर वालों का रिएक्शन, एक तो रियासत, मेरी माँ जो रियासत है, जो दूसरी मेरी माँ है वो बेचारी बड़ी परेशान हुई। एक लम्हे के लिए तो उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि अगर तुम वापस नहीं आते सब कुछ छोड़ छाड़ के तो मैं फिर यहाँ आ रही हूँ। खैर ये नेचुरल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो माँ है, उसे तो परेशानी होगी और जब वो इल्ज़ामात को पड़ेगी। ये देखें, ये टैक्टिक्स होते हैं कि नोटिस आपके यहाँ वाले घर पर नहीं भेजा गया, वहाँ भेजा गया जहाँ पे आपके वालिदैन को पता चल सके, और ये इल्ज़ामात जो हैं वो पढ़कर तो कोई भी परेशान हो सकता है। आप यहाँ पर इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं, आप अगर परेशान हो गए हैं तो वो लोग जिनका सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं है और जिनको मालूम नहीं है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है, उनके लिए तो काफ़ी ये होशरुबा किस्म के इंकशाफात हो सकते हैं। बहरहाल सूरत हाल काफ़ी अफसोसनाक है, लेकिन एक बात अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे कुछ सहाफ़ियों की इस्तदा पर अब ये मामला इलेक्शंस के बाद तक पेंडिंग चला गया है, और उसमें भी एक दिलचस्प अमर ये है कि मामले की समाअत अब होगी मार्च के पहले हफ्ते में। मगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, जो कि ख़ुद इस वक्त काफ़ी टची नज़र आ रहे हैं सहाफ़ियों के मामले पर, और वो भी चाहते हैं कि जिन्होंने मोअज़्ज़ज़ जनाब हज़रत काजी फ़ाइज़ यूसुफ़ साहब पर तनकीद की है उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, वो इस मामले पर अब भी बज़िद हैं कि इंतख़ाबात तक तो हम इनको नोटिस जो कर रहे हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं, मगर इंतख़ाबात के बाद फ्रेश नोटिस सहाफ़ियों को करेंगे, और वो जो फ्रेश नोटिस होंगे यानी 10 से 11 फरवरी के बाद और उससे लेकर मार्च तक एक महीने का दिन बनता है। अगर फ्रेश नोटिस होते हैं तो कुछ 2-4 इल्ज़ामात जो रह गए हैं वो भी मुझ पर लग सकते हैं। सर देखें ना, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़बानबंदी खुद करते हैं या नहीं करते। बहरहाल ये अलमिया है। देखें, बहुत सारी चीज़ें इस रियासत में ऐसी हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई, वो हम देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक सर्कल में दोबारा चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। हम बातें करते रहेंगे, हम भी गुजर जाएंगे, मगर यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, अदरवाइज़ फिर हमें भी मालूम है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।